नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बोकारो थर्मल थाने में नाबालिग लड़की ने मां के दूसरे पति पर दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई और इसके बाद पुलिस ने पीड़ित बच्ची का कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान भी दर्ज कराया है। साथ ही आरोपी पति राजेश तूरी और लड़की की मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लड़की के पिता की मौत 3 साल पहले हो गई थी और 4 महीने पहले उसकी मां ने जारंगडी निवासी राजेश तूरी से मंदिर में शादी कर ली और इसके बाद मां और उसके सभी भाई बहन रहने के लिए रांची चले गए। इसी दौरान अकेला पाकर राजेश तूरी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, जान से मारने की धमकी दी और इसके बाद उसने उसकी छोटी बहन पर भी बुरी नजर डाली है। मां से शिकायत की तो वो चुप रही और इसी बीच रांची से भागकर अपनी दीदी के पास बोकारो थर्मल पहुंची और पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी है। वादी द्वारा जो है अपने सौतेले पिताजी एवं अपनी मां जिन्होंने दूसरी शादी की थी उनको अभियुक्त देना है। आवेदन में क्या मिला, क्या लिखते हैं? आवेदन में पिताजी के द्वारा सौतेले पिता के द्वारा गलत संबंध बनाने का आरोप लगाया गया है। तो कहाँ पर कांड हुआ है? ये घटना जो है इस कांड का दूसरा घटना स्थल आपका रांची का है। इसमें कराया जाएगा, आगे अनुसंधान कराया जाएगा। मेडिकल हो गया कराया और आगे जो भी है मेडिकल में आता है उसको रिपोर्ट प्राप्त करना है। और आईएनडीआईए गठबंधन की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुंबई पहुंचे। पत्नी कल्पना सोरेन भी उनके साथ मुंबई चली गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शाम 4:30 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से चार्टर्ड प्लेन से मुंबई की उड़ान भरी थी। करीब 1.5 घंटे की उड़ान के बाद वो मुंबई पहुंचे। एयरपोर्ट से वो सीधे बैठक स्थल पर रवाना हो गए, जहां आईएनडीआईए गठबंधन के सहयोगी दलों की बैठक में वो शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर अगली रणनीति के साथ साथ सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आईएनडीआईए की बैठक शुरू हो गई है, वो तस्वीर देखिए। और जब सीएम हेमंत सोरेन वहां पर पहुंचे थे, मुंबई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ वो मुंबई पहुंचे और वहां से सीधे बैठक स्थल के लिए रवाना हो गए। बैठक की तस्वीर भी देख लीजिए। शाम 6 बजे से इस बैठक को शुरू होना था और ये बैठक शुरू भी हो चुकी है। और मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर झारखंड की सियासत अब गर्माती जा रही है। बीजेपी ने बैठक पर निशाना साधा है तो जेएमएम ने गठबंधन की बैठक में कई अहम रणनीति बनाने का दावा किया है। यहाँ तो एक अनार 100 बीमार वाली कहानी है। तो जितने इनके अलायंस पार्टनर्स हैं उससे ज्यादा पीएम पद के उम्मीदवार हैं और ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए आ रहे हैं। ना इनका कोई विजन है, ना कोई कॉमन एजेंडा है। ऐसी बैठक करने दीजिए। इसी के बहाने वो टूरिज्म कर रहे हैं, देश भ्रमण कर रहे हैं, वो अपना आराम कर रहे हैं, तो हमें उससे कोई एतराज नहीं। जो भी जिम्मेवारी मिलेगी एक कार्यकर्ता से लेकर एक संयोजक तक का, जो जिम्मेवारी मिलेगी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष उस पद को स्वीकार करेंगे और उस जिम्मेवारी से भागेंगे नहीं। उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो से काफी मांगे को कहा गया है, वरना कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। रांची में जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि डुमरी की चुनावी सभा में आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो बार बार मंत्री बेबी देवी को शराब बेचने वाली मंत्री कह रहे हैं, जो बेहद आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत भी करेंगे। सुदेश जी को माफी मांगनी चाहिए। कि एक संभ्रांत और माननीय मंत्री को शराब बेचने के साथ जोड़ रहे हैं। मैं तो चुनाव आयोग से यह मांग करता हूं कि उनकी आगामी सभी सभाओं को रोका जाए उन पर जो जरूरी कानूनी कार्रवाई वो किया जाए।
और गिरिडीह में एआईएमआईएम की चुनावी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने पर अब सियासत गर्माती जा रही है। एसडीओ ने इस मामले में डुमरी के एआईएमआईएम प्रत्याशी अब्दुल मोबिन रिजवी पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं बीजेपी और जेएमएम के बीच जुबानी जंग काफी तेज होती जा रही है। मारता है सुनो, तुम जाकिर साहब लेके आएगा, तुमको सुनो मारेगा। डुमरी में एआईएमआईएम की चुनावी सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का मामला गर्माता जा रहा है। न्यूज 18 की खबर पर कार्रवाई करते हुए डुमरी के निर्वाचन अधिकारी सह एसडीओ शहजाद परवेज ने एआईएमआईएम उम्मीदवार अब्दुल मोबिन रिजवी पर एफआईआर दर्ज कराया है, जिसमें आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के प्रयास का आरोप लगाया गया है। बीजेपी ने इसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करवाने की मांग की है। ऐसे देशद्रोही लोगों को देश में रहने का अधिकार नहीं, झारखंड में रहने का अधिकार नहीं। जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, आप पाकिस्तान चले जाओ। डुमरी के केबी हाई स्कूल मैदान में एआईएमआईएम की ओर से बुधवार को चुनावी सभा हुई थी, जिसमें एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी संबोधित कर रहे थे। तभी भीड़ में मौजूद एक युवक अचानक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगा। मंच पर मौजूद ओवैसी ने उसे तुरंत रोका और चुप करा दिया, पर इस नारेबाजी ने झारखंड की सियासत में कोहराम मचा दिया। जेएमएम ने ओवैसी से नारा लगवाने वाले युवक को गिरिडीह पुलिस के हवाले करने की मांग की है कि ओवैसी साहब यदि इस देश के आइन को मानते हैं, उनको ये नहीं कहना चाहिए कि तुमको जाकिर साहब ने लाया क्या। उनको तो उस जाकिर साहब को और उस व्यक्ति को तुरंत पकड़वा के पुलिस के हवाले करना चाहिए था। नहीं सर, तो आपकी सरकार है, तो आपकी सरकार क्या कर रही है? हम लोग तो उस पर एफआईआर दर्ज किया है आयोजक पर। ओवैसी की सभा में लगे देश विरोधी नारे को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी युवक की पहचान की कोशिश तेज कर दी गई है। वहीं जेएमएम और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। संजय सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी को कई अहम सुराग मिले। पिछले दिनों 3 शराब कारोबारियों से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर ईडी जल्द ही कई भ्रष्ट अफसरों पर भी शिकंजा कस सकती है। करोड़ों रुपए के शराब घोटाले के तार खंगाल रही प्रवर्तन निदेशालय को जांच पड़ताल के दौरान कई अहम जानकारी मिली है। पता चला है कि उत्पाद विभाग के अफसरों को मोटी रकम देकर शराब सिंडिकेट ने कई शहरों में शराब के कारोबार पर कब्जा जमा लिया था। जामताड़ा के शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी, अमरेंद्र तिवारी और अभिषेक आनंद झा से कई घंटे तक चले सवाल जवाब के दौर के दौरान ईडी के सामने कई बड़े खुलासे हुए। झारखंड में पिछले दिनों शराब मामले को लेकर छापेमारी की गई और इसमें कई अहम खुलासे भी ईडी के समक्ष आए हैं। पूरे मामले में बता दें कि कई लोग जो हैं वो ईडी के रडार पर हैं। तो साथ ही योगेंद्र तिवारी से हुई पूछताछ में ये इन बातों का भी खुलासा हुआ है कि उनका और उत्पाद विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत थी और योगेंद्र तिवारी इन अधिकारियों को पैसे भी पहुंचाया करते थे। ईडी को पता चला है कि योगेंद्र तिवारी ने अपने सहयोगियों के साथ कई कंपनियां बनाई और उसमें करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया ताकि वो कंपनियां शराब नीति के तहत टेंडर लेने के लिए एलिजिबल हो सके। यही नहीं, इस सिंडिकेट ने उत्पाद विभाग के भ्रष्ट अफसरों की मिली भगत से जामताड़ा समेत 19 जिलों में शराब के थोक धंधे पर कब्जा कर लिया। जांच में ईडी को कई अफसरों के नाम का भी जांच एजेंसी जल्द ही उन अफसरों की कुंडली खंगालने वाली है। तो इस मामले को लेकर ईडी जांच कर रही है, तो वहीं कई ऑफिसर्स भी ईडी के रडार पर हैं और उनकी कुंडली भी खंगाली जा रही है। अब देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई की जाती है और क्या कुछ नए खुलासे इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में इस मामले में जांच एजेंसी कई सफेद पोशों पर भी शिकंजा कस सकती है।
ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और रांची में हुए ट्रिपल मर्डर ने कोहराम मचाकर रख दिया है। इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि अन्य फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी काफी तेज कर दी गई है। कमरे में चारों ओर बिखरा खून का धब्बा, हर तरफ तितर बितर सामान और खौफजदा चेहरे। ये नजारा है ओरमांझी की गुंजा बस्ती की, जहां पुरुष और महिलाओं की उग्र भीड़ ने एक साथ 3 लोगों की जान ले ली। मृतकों में जानेश्वर बेदिया और उनकी 2 पत्नी सरिता बेदिया और संजू देवी शामिल है। कहा जा रहा है कि जानेश्वर बेदिया का उनके गोतिया के साथ एक सप्ताह से झगड़ा चला आ रहा था, जिसने अचानक हिंसक रूप ले लिया। उग्र भीड़ ने अचानक जानेश्वर बेदिया के घर पर हमला कर दिया और धारदार हथियार से वार करके तीनों की जान ले ली। भीड़ के कहर को याद करके उनके परिवार वाले अब भी सहम उठते हैं। न्याय ना तो यहाँ का जितना सारा था ना यहाँ इकट्ठा, वो सब हमको मारने के लिए कोड़ी से बोलने लगे, भागो ना तो तुमको मार के मरा देंगे। हमको धेकल के इधर लाया सब। सब फोन भी छीन लिए अंकल। कौन लोग थे? यही का हम लोग का सामने घर में। जान पहचान हम। इस तरह का जो घटना घटी है, अगर एक परिवार या फिर पड़ोसी में इस तरह का घटना नहीं घटना चाहिए। अगर कुछ बातें हैं तो समाज के लोग हैं, प्रतिनिधि है, मुखिया है, विधायक है, सांसद है, सभी लोगों है। इस तरह का घटना मुझे नहीं लगता है कि यह उचित है। गुंजा गांव के खेतों में खड़ी फसल को पिछले दिनों पशुओं के झुंड ने बर्बाद कर दिया था। नाराज गांव वाले ने इसके लिए जानेश्वर बेदिया को जिम्मेदार ठहराया। इसी बात को लेकर जानेश्वर बेदिया और उनके पड़ोसियों के बीच पिछले 1 सप्ताह से झगड़ा हो रहा था। तभी बात अचानक बढ़ गई और लाठी डंडे और हथियार से लैस उग्र भीड़ जानेश्वर बेदिया के घर पहुंच गई, जहां इनके बीच तीखी बहस हुई और इसी दौरान जानेश्वर बेदिया और उनकी 2 पत्नी की हत्या कर दी गई। ओरमांझी पुलिस ने इस मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बताया गया था कि कुछ दिन पहले फसल को बर्बाद किया था, तो आरोप इन लोगों पे लगाया गया था गोतिया के द्वारा कि आपके ही सुअर ने हमारे फसल को बर्बाद किया है। उसको ही लेके झगड़ा हुआ था पहले भी, और उसी के बाद जो है फाइनली आज मूल में वही झगड़ा था, जिसके चलते ये बड़ा झगड़ा हुआ और आज 3 लोगों की हत्या हो गई। फसल चराने के विवाद में 3 लोगों के खून बहने की इस घटना से गुंजा गांव में कोहराम मचाकर रख दिया है। फिलहाल रांची पुलिस की टीम घटना स्थल पर कैंप कर रही है। साथ ही फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी अभियान तेज कर दिया गया है। ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और रांची के ओरमांझी में हुए ट्रिपल मर्डर पर बीजेपी सांसद संजय सेठ ने सवाल खड़े किए। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन रांची में मर्डर और लूटपाट की घटना नहीं घटती है। क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है और रांची की जनता दहशत के साए में जीने को मजबूर है। आज रांची के अंदर कोई हत्या नहीं हुई। ब्रेकिंग ब्रेकिंग ब्रेकिंग। आज रांची में कोई गोली नहीं चली। ब्रेकिंग ब्रेकिंग ब्रेकिंग। खबर तो ये होनी चाहिए। ऐसा कोई दिन है कि रांची के अंदर हत्या नहीं होती हो? तो वो खबर तो अब ऐसे ही है। ब्रेकिंग तो मैंने कहा, ब्रेकिंग ये चलाओगे तो अच्छा लगेगा जनता को। आज रांची शांत रहा, आज रांची में कोई हत्या नहीं हुई, आज रांची में कोई गोली नहीं चली। सबसे खबर बड़ी ये तो होनी चाहिए। कानून व्यवस्था तो पूरी चरमरा गई है। और जमशेदपुर कोर्ट ने जीसीए के पूर्व कोषाध्यक्ष राजेश वर्मा, गोविंद मुखर्जी और रंजीत कुमार को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए तीनों आरोपियों के वकील ने कोर्ट में जिरह की और इसके बाद अदालत ने बेल देने की अर्जी मंजूर कर ली। दरअसल 2014-15 में जीसीए ग्राउंड में श्रीलंका से 20-20 मैच हुए थे। इसमें 196 करोड़ रुपए की घोटाले का आरोप लगाया गया था। तत्कालीन जीसीए अध्यक्ष अमिताभ चौधरी पर भी आरोप लगे थे, पर बीसीसीआई ने पूरे मामले में चुप्पी साध ली है। सुप्रीम कोर्ट के और अपने हाई कोर्ट के जजमेंट को देखते हुए माननीय न्यायालय सीजीएम की तरफ से हम लोगों को जो अभियुक्तों को जमानत मिली। तो वादी का कहना था कि 196 करोड़ रुपया बीसीआई ने दिया, उसका घपला हुआ, जबकि इंटरनेशनली इस पूरे झारखंड बिहार में सबसे बढ़िया स्टेडियम कोई भगवान ने नहीं बना दिया, उसी पैसे से बना। अगर उसमें घपला होता
तो बीसीसीआई जब अपना ऑडिट की होती तो हमको क्वेश्चन मार्क भी करती और जेसीए से को उसका मान्यता भी रद्द कर देती। और देवघर की बैद्यनाथ मंदिर में 2 माह बाद फिर से स्पर्श पूजा शुरू हो गई। इस मौके पर डीसी विशाल सागर और एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। इसके साथ ही भोलेनाथ की स्पर्श पूजा के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल सावन महीने में भक्तों की अपार भीड़ उमड़ पड़ती है और इसीलिए इस दौरान स्पर्श पूजा पर रोक लगी रहती है। पर अब जबकि सावन महीना संपन्न हो गया है, भादो पूजा की शुरुआत हो रही है, इसलिए प्रशासन की ओर से अर्घा हटा दिया गया और फिर से स्पर्श पूजा शुरू कर दी गई। अब क्योंकि श्रावण मास सफलतापूर्वक उसका समापन हो चुका है और भादो मेला की शुरुआत है, तो आज विधि व्यवस्था के तरीके से पूजा की गई है और जिस प्रकार से ट्रेडिशन रहा है उसमें जिला स्तर से पहले जिला प्रशासन के द्वारा पूजा की जाती है और उसके बाद अर्घा को हटा दिया जाता है आम श्रद्धालुओं के लिए। अब इसके बाद में आम श्रद्धालु बाबा मंदिर में जाके बाबा का स्पर्श पूजा करते हुए जलाभिषेक कर सकते हैं। और खबर कोडरमा से आपको बताएं, जहां वृद्ध आश्रम में धूमधाम के साथ रक्षा बंधन का त्योहार मनाया गया। प्रेरणा संस्था के सदस्यों ने बुजुर्ग आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों की कलाई में राखी बांधी और उन्हें मिठाई भी खिलाई। अपनों से ठुकराए और वृद्धाश्रम में रह रहे इन बुजुर्गों की खुशी का ठिकाना न रहा। बुजुर्गों ने प्रेरणा संस्था के सदस्यों को आशीर्वाद दिया है। घरों में इतना सुंदर नहीं होता है, इतना प्यार नहीं मिलता है। हाँ, बहुत ही सुंदर, इसके ज़्यादा क्या बोलो। हाँ, हम लोग को कोई नहीं है अभी, जो भी कारण से हो, लेकिन बहुत अच्छा परिवेश में यह वृद्धाश्रम है एवं यहाँ के सब आदमी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, सबको बहुत अच्छा प्यार मिलता है। घर से अच्छा रहना खाना पीना लग नहीं रहा है कि हम कोई बाहर में है। और यहाँ का जो भी सदस्य है बहुत देखभाल करते हैं वो लोग हम लोग का, खाना पीना सब व्यवहार ठीक है, सबका नाश्ता पानी बहुत अच्छा है। ये तो किस्मत वाला को ही मिल सकता है। ये खुशी इतनी बियॉन्ड है ना कि मैं आपको एक्चुअली वर्ड्स में नहीं बता सकती कि ये मुझे कितना, मुझे नहीं, मेरे साथ मेरे जितनी भी मेंबर्स हैं, जितनी महिलाएं हैं, सब लोग इतने आनंदित है इसको सेलिब्रेट करके। इतनी एक अलग ही खुशी है। वो बोलते हैं ना, आप इतना पूजा कर लो, इतना पाठ कर लो, जब तक आपके घर के बुजुर्ग ही खुश नहीं है तो सब व्यर्थ है। तो आप यहाँ पे कोई भी आए, मतलब मैं तो लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ, इंस्पायर करके आप आइए और इनके साथ एक बार समय व्यतीत करके देखिए कि आपको कितना अच्छा लगता है। संस्था से लोग आकर और यहाँ पे उन लोग के साथ सेलिब्रेट करते हैं। जैसे 15 अगस्त अभी पिछले बार हम लोग मनाए, अभी रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं इतने अच्छे से। वो जो इन लोग फील किए हैं वो उन लोग के आँख से झलक कर सामने आया है। ये अभी आप भी देखे होंगे और कभी भी इन लोग को महसूस नहीं होता है। इन लोग घर से अच्छे से यहाँ पे हैं, बिल्कुल अच्छे से हैं। और जामताड़ा में हिदल जूरी की सीदो कान्हू मॉडल स्कूल में रक्षाबंधन का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल की छात्राओं ने नाला थाना प्रभारी और थाना में तैनात दूसरे पुलिस अधिकारियों की कलाई पर राखी बांधी और उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर थाना प्रभारी ने सभी छात्राओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और कहा कि हर प्रकार की मदद के लिए पुलिस प्रशासन मौजूद है। इसके अलावा विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर मुंह मीठा किया है। और गढ़वा में रक्षाबंधन का त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया गया। कल्याणपुर में सीआरपीएफ की 172वीं बटालियन में इस मौके पर बीएसकेडी पब्लिक स्कूल की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल की छात्राओं ने कैंप के जवानों की कलाई पर राखी बांधी, साथ ही उनके लंबी उम्र की कामना की है। गर्व हो रहा है बताते हुए कि जब मैं स्कूल कैंपस में नेशनल एंथम गाते हुए सुनती हूँ, वंदे मातरम के नारे सुनती हूँ, तो वो जो वो जो फीलिंग है वो मेरे लिए इनक्रेडिबल है। और आप सब का जो वर्क है उसके लिए सलाम है। जमशेदपुर में सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं ने पूर्व सीएम रघुवर दास की कलाई पर राखी बांधी, उनकी लंबी उम्र की कामना की और इस मौके पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को रसोई गैस सस्ता करने पर बधाई दी है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी मुस्लिम बहनों का आभार व्यक्त किया और उनके लिए चलाई जा रही विकास योजनाओं की उन्हें जानकारी भी दी।
उत्तराखंड की देश की बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का पर्व विश्वास, प्रेम और सुरक्षा का पर्व। आज हम सब संकल्प लें कि अपने देश की बेटियों बहनों की हम सुरक्षा करें। और हम हमारे माननीय राष्ट्रपति जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमें इस रक्षाबंधन के अवसर पर हम महिलाओं को अपनी बहन मानकर बहुत बड़ा हम पर आभार दिया। और ईरान में विश्व कप जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता की विजेता भारतीय टीम में बोकारो के सागर कुमार भी शामिल हैं। सागर कुमार को इस उपलब्धि पर बिहार सरकार ने 31,25,000 नगद राशि देकर सम्मानित किया है। सम्मान पाने के बाद बोकारो आए सागर कुमार और उनके पिता ने इसके लिए बिहार सरकार और खेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि सागर कुमार बिहार के रहने वाले हैं और बोकारो में ही रहकर पढ़ाई लिखाई की और कबड्डी खेलना शुरू कर दिया। इस सम्मान से सागर का मनोबल बढ़ा है और उन्होंने आगे भी देश के लिए मेडल लाने का दावा किया है। सिखाया हमेशा और हमेशा हर गलती को बताया कि ऐसे करो, ये सुधारो, ये करो, उसके हिसाब से हमें बहुत सम्मान है। बिहार सेक्रेटरी ने मेरा बहुत सम्मान समारोह अच्छे से किया, वहाँ के कोच साहब ने हमें बहुत सम्मान दिया, मेरे गांव वाले ने बहुत सम्मान। खेल सम्मान समारोह बिहार सरकार के द्वारा किया गया, वो बहुत ही खुशी था। हमारे जिंदगी का एक अद्भुत क्षण था, जिसका माननीय मंत्री बिहार सरकार खेल मंत्री के द्वारा 31,25,000 का नगद पुरस्कार देकर हमारे बच्चों को सम्मान मिला। निश्चय ही मैं बिहार सरकार के प्रति, बिहार कबड्डी संघ के प्रति बिहार करता हूं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर।